Hello my dear educators, welcome back to my video, and here I am going to discuss lesson 4 of course 2. So course 2 का जो lesson number 4 है उसका नाम है Learning Resources and Community Partnership यानी सीखने के संसाधन और सामुदायिक भागीदारी. So किस तरीके से हम एक मीनिंगफुल मटेरियल बना सकते हैं जिसको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं और एनईपी में उसका जिक्र हुआ है लर्निंग टीचिंग मटेरियल के नाम से. किस तरीके से हम फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कम्युनिटी को कनेक्ट कर सकते हैं ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है उसमें बच्चे को हम सपोर्ट कर सकें और उसको और बेहतर बना सकें. सो दिस इज़ द जिस्ट ऑफ द लेसन. अब हम देखते हैं कि लेसन में और है क्या क्या. सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 क्लासरूम ले लीजिए और यहाँ पे 2 अलग अलग अप्रोचेस दिखाए गए यानी कि 2 कक्षा और 2 दृष्टिकोण. दोनों ही टीचर सपोर्ट लर्निंग में हैं पर उनके दोनों के मेथड अलग हैं. कक्षा 1 में मान लीजिए टीचर एक कलरफुल अल्फ़ाबेट चार्ट बना रहा है लोकल आइटम्स में जो कि बच्चे आसानी से पहचान पाएँ, जिसमें उन्होंने M फॉर मैंगो रखा है, यूज्ड डेली एट सर्कल टाइम, और ये वो सर्कल टाइम पे बैठा करके वो रोज़ उस चार्ट को यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि उन्होंने सारे अल्फ़ाबेट्स को एक नोन एक लोकल आइटम के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है. दूसरा क्लासरूम है जिसमें चिल्ड्रन खुद अपने ऑब्जेक्ट्स लाते हैं फ्रॉम होम और एक लर्निंग कॉर्नर बनाते हैं जिसमें वो सॉर्टिंग का जो गेम है वो कर रहे हैं. अब सॉर्टिंग किस किस के आधार पर है, शेप्स के आधार पर है, कलर के आधार पर है, और उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए स्टोरीज और गेम्स कर रहे हैं. यानी कि यहाँ पर जो दूसरा क्लासरूम है उसमें खुद बच्चा एक इन्वॉल्व्ड लर्नर है. सो थॉटफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इसमें भी देखिए पहले कक्षा में भी टीचर ने बहुत मेहनत करी है. एक्चुअली उसने इतना बड़ा चार्ट बनाया है, कलर यूज़ किए हैं, हर चीज़ को हर अल्फ़ाबेट से उसने लोकल आइटम्स को कनेक्ट करने की कोशिश की है. और वहीं दूसरे क्लास में टीचर ने ज़्यादा मेहनत ना करते हुए सब कुछ बच्चों पे छोड़ा है, जबकि बच्चे खुद इन्वॉल्व होकर के सिर्फ बच्चों को गाइड किया है कि आप इस तरीके के सामान लाइए तो हम उससे ये एक्टिविटी करेंगे. सिर्फ टीचर ने गाइड किया है और ये एक चाइल्ड सेंट्रिक चाइल्ड इन्वॉल्व्ड क्लास बन गई. सो एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी डिफरेंस से हम क्लास को एक अलग मोड़ दे सकते हैं, एक अलग एंगल दे सकते हैं जिससे बच्चे ज़्यादा सीखें. तो बच्चे कब ज़्यादा सीखते हैं? जब बच्चे खुद इन्वॉल्व होते हैं. तो हमें उन सारी एक्टिविटीज़ के बारे में सोचना है, उन सारी तरीक़ों के बारे में सोचना है जिसमें बच्चे खुद इन्वॉल्व होकर के सीखें, क्योंकि जब हम वो काम खुद करते हैं तब हम ज़्यादा सीखते हैं. तो सेम इज़ अप्लाइड फॉर द चिल्ड्रन. जब तक वो खुद नहीं करेंगे वो नहीं सीखेंगे. जैसे कि मैं भी ये वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए टू टेल यू अबाउट द कोर्सेज, मैं लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ, मगर जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, आप इन्वॉल्व होकर के उसको नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक आप भी नहीं सीख पाएंगे. नेक्स्ट आता है परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशंस जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने दी है. यूनेस्को ने दिया है कि ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात हम कर रहे हैं. यूनेस्को ने जो डेफिनेशन दी है, एनी मटेरियल डिजिटल और नॉन डिजिटल यूज टू सपोर्ट लर्निंग एंड टीचिंग. कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो नॉन डिजिटल हो, अगर वो हमारे लर्निंग टीचिंग को सपोर्ट कर रही है तो वो हम एक टीचिंग रिसोर्स मानेंगे उसको. एनसीईआरटी कहता है एनी प्रिंट, एनी ऑडियो, एनी विजुअल, एनी डिजिटल थिंग, ह्यूमन और एनवायरनमेंट, एनीथिंग जो कि हमारे एजुकेशन को एनहांस करता है उसको हम एजुकेशनल रिसोर्स मानते हैं. तो रिसोर्सेज इंक्लूड बुक्स, चार्ट्स, digital tools, hands-on activities, making lesson engaging and accessible for all learners. यानी कि जिससे कि उन सारी चीज़ों से जिससे बच्चे सीखें, उसमें किताबें भी आएंगी, चार्ट भी आएगा, डिजिटल टूल आएगा, यूट्यूब आएगा, स्मार्ट क्लास आएगा, इवन जो एक्टिविटीज़ बच्चे कर रहे हैं, आप कोई अगर TLM या LTM बना रहे हैं जिससे भी बच्चा एंगेज हो रहा है और सीख रहा है, वो सब कुछ रिसोर्सेज में आएगा. ये कंक्लूजन. नाउ इसके संसाधनों के लिए जो सीखने के संसाधन हैं उसके क्या क्या लाभ हैं.
सबसे पहला है विजुअल एंड टेक्टाइल मटेरियल, जिससे कि बच्चा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी बहुत ही आसानी से समझ सके, यानी कि जो देख करके स्पर्श करके जिन चीज़ों से वो सीख सकता है। फिर होता है मल्टी सेंसरी टूल्स, यानी कि देखना, सुनना, करना। एनईपी में बार बार ये बात कही गई है कि जिससे हम बच्चों के मैक्सिमम सेंसेस को एक्टिवेट कर सकें, उससे बच्चे जल्दी ज़्यादा सीखते हैं। यानी कि हमें ये टारगेट करना चाहिए कि हम बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स को कवर करें, सो दैट जो याद करने की उनकी क्षमता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। वो देखेंगे तो सीखेंगे, करेंगे तो सीखेंगे, सुनेंगे तो सीखेंगे, और सारे अगर हम सेंसेस को कवर कर सकते हैं तो वो चीज़ उनकी डीप डाउन मेमोरी में सेटल हो जाएगी। अगला आता है रेलेवेंट सोर्सेस स्पार्क क्यूरियोसिटी एंड क्रिएट डायनेमिक क्लासरूम। प्रासंगिक संसाधन जिज्ञासा जगाते हैं। अगर हम टॉपिक से रिलेटेड, रेलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड कुछ रिसोर्स यूज़ करें तो वो बच्चों में जिज्ञासा भी क्रिएट करती है। जब जिज्ञासा होती है तब बच्चे उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, और जितने प्रश्न पूछते हैं उतने ही उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट इज डाइवर्स रिसोर्सेज सपोर्ट विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक लर्नर। जितने ज़्यादा हम सपोर्ट सिस्टम को यूज़ करेंगे, यानी कि हम श्रवण, दृश्य, ऑडिटरी यानी स्मेल, काइनेस्थेटिक यानी कि करके सीखना, तो ये सारी चीज़ें हम जितना ये कवर करेंगे उतना ज़्यादा बच्चे सीखेंगे। ये मैंने अपने एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको वार्क मॉडल के बारे में बताया था, जिसमें विजुअल और ऑडियो, रीड एंड राइट और काइनेस्थेटिक मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इससे इंक्लूसिविटी भी आती है कि हर तरीके का लर्नर जो हो सकता है, कोई विजुअल लर्नर हो जिसको सिर्फ देख करके ही ज़्यादा सीखता है, हो सकता है कोई ऐसा हो जो सुन करके ज़्यादा सीखता है, हो सकता है कोई ऐसा है जो करके ज़्यादा सीखता है। तो विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, ये तीनों हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। उसके बाद आता है डिजिटल टूल्स एनरिच लर्निंग एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर मॉडर्न सोसाइटी। जो कि आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो जगत है वो डिजिटल युग का है। तो अगर हम डिजिटल टूल्स को यूज़ करते हैं तो हमारा जो बच्चा है, जो लर्नर है, वो हमारी मॉडर्न सोसाइटी के लिए रेडी है, और वो जितनी भी अपडेट्स आ रहे हैं उसके लिए जागरूक है कि क्या आज की दुनिया में डिजिटली क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। फिर आता है लोकली सोर्स्ड और रिसाइकल्ड मटेरियल्स में क्वालिटी लर्निंग एफोर्डेबल, यानी कि जो स्थानीय रूप से हमें रिसाइकल मटेरियल जो मिल जाता है, हम रिसाइकिल करके चीज़ों से बहुत सारा TLM या LTM बना सकते हैं, जिससे कि जो एफोर्डेबल है, जिसमें हम ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने हैं हमें, और बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास TLM और LTM भी अवेलेबल हो जाता है। सो हमें अपना दिमाग उस तरीके से यूज़ करना है कि हम किस तरीके से रिसाइकिल करके भी चीज़ों को बना लें। कमिंग बैक टू द फोर्थ पॉइंट, उसमें वैसे तो स्मेल नहीं दिया हुआ था, बट स्टिल जब हम केमिकल्स पढ़ाते हैं या हम कोई ऐसी चीज़ पढ़ाते हैं तो उसमें ऑडिटरी यहाँ पर जो स्मेल करने की जो उनकी क्षमता है वो भी हम उनकी यूज़ करते हैं, ताकि वो आइडेंटिफिकेशन में उनके काम आता है। हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट स्मेल्स एंड देन टेल व्हाट दैट ऑब्जेक्ट इज, राइट। सो इस तरीके से हम मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स को कवर कर सकते हैं। अब जो देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, तो उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी पावर होती है टच करना एंड स्मेल, राइट। सो जो नंबर 4 है वो हमें बार बार इंक्लूसिविटी की ओर लेके जा रहा है। सो आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दीज 6 पॉइंट्स विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव रिसोर्स डिज़ाइन, प्रभावी संसाधन डिज़ाइन के सिद्धांत, कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए अगर हम कोई रिसोर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है लर्नर सेंटर्ड। NEP का ये कोर कॉन्सेप्ट है लर्नर सेंटर्ड, यानी कि हम उसको बच्चों के लिए ही डिज़ाइन कर रहे हैं। अब हमें बच्चों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए उसको डिज़ाइन करना है। सेकंड आता है करिकुलम अलाइंड, यानी कि जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा करिकुलम है, उससे वो मैच करना चाहिए, ताकि जो हम लर्निंग आउटकम चाह रहे हैं उस रिसोर्स के थ्रू, उस रिसोर्स को यूज़ करने के बाद हमारा लर्निंग आउटकम हमें मिले, या हमारा जो सिलेबस का गोल है वो हमारा पूरा हो।
फिर आता है इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल। अब जो भी डाइवर्सिटी है हमारे क्लास में, हो सकता है हमारे क्लास के बच्चे बहुभाषी हैं, हो सकता है हमारे क्लास के बच्चों का लर्निंग जो स्पीड है, स्पेस है, जो लर्निंग पेस है वो डिफरेंट है। तो हमें उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इंक्लूसिविटी को ध्यान में रखते हुए भी रिसोर्स अपना डिज़ाइन करना है। देन कम्स द एज अप्रोप्रिएट थिंग। अब हम क्लास 5 की चीज़ों को क्लास 2 में नहीं यूज़ कर सकते, राइट? या हम क्लास 2 की चीज़ों को बाल वाटिका 1 में यूज़ नहीं कर सकते। तो जिस तरीके का हमारा एज है उस तरीके के हमारे लैंग्वेज होनी चाहिए उस रिसोर्स में, उस तरीके का हमें उसमें विजुअल ऐड करना है, ताकि उस बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर वो एज अप्रोप्रिएट नहीं होगा तो वो बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा। फिर आता है इंटरैक्टिव एंड मल्टी डिसिप्लिनरी। वो चीज़ इंटरैक्टिव होनी चाहिए ताकि बच्चा खुद उसको करके सीखे। और मल्टी सेंसरी का मैं बार बार बोल रही हूँ कि जितने मैक्सिमम सेंसेस आप इंक्लूड करेंगे उतना ज़्यादा बच्चे की रिटेंशन पावर बढ़ेगी, उतना ज़्यादा उसकी मेमोरी में वो कॉन्सेप्ट स्टोर होगा। सो इसलिए हमें उसको इंटरैक्टिव बनाना है ताकि बच्चे खुद से करें, प्लस उसको मल्टी सेंसरी बनाना है। मल्टी सेंसरी में भी इंक्लूसिविटी इंक्लूड हो जाती है। अगर कोई बच्चा नहीं देख सकता, नहीं सुन सकता, तो इसलिए हमें कोई भी रिसोर्स को ये ध्यान में रख के बनाना चाहिए कि वो मल्टी सेंसरी हो। तो इफ़ेक्टिव रिसोर्स एंड लर्नर, ये मैंने इसको सम अप कर दिया है। ये 5 चीज़ें हमें हमेशा मिलनी चाहिए। रिसोर्स जो हो वो हमारा डाइवर्सिटी इन कल्चर भी दिखाए, ताकि बच्चे कल्चर के बारे में जाने, लैंग्वेज के भी बारे में जाने, और हर बच्चा वैल्यू महसूस करे, वैल्यूड महसूस करे। उसको ये ना लगे कि अरे हमारे मतलब का तो कुछ है ही नहीं, हमारे कल्चर का तो कुछ है ही नहीं। तो वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी उसके साथ। सो जस्ट टू कनेक्ट टू ईच एंड एवरी चाइल्ड, और उस चाइल्ड को लोनलीनेस ना फील हो कि अरे हमारे कल्चर का तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ पर, हमारे ट्रेडिशन का तो कुछ होता ही नहीं है स्कूल में। सो उस बच्चे को इंक्लूसिविटी फील कराने के लिए हमें अपने रिसोर्सेज में डाइवर्सिटी इन कल्चर एंड लैंग्वेज एंड एबिलिटी लाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको जो वीडियोस दूँ वो एटलीस्ट बायलिंगुअल हो, इंग्लिश और हिंदी में हो, ताकि आपको भी मेरी कही हुई भाषा या मेरी कही हुई चीज़ अच्छे से समझ में आए। देन कम्स द लोकल मटीरियल्स, स्थानीय सामग्री। अभी हम बात कर रहे थे ना लोकल मटीरियल को यूज़ करना, किस तरीके से हम चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। स्थानीय और सांस्कृतिक रूप से प्रारंभिक सामग्री का उपयोग। फॉर एग्जाम्पल फोक स्टोरीज एंड क्राफ्ट्स। वहाँ का जो लोकल फोक स्टोरीज है, फोक डांस है, फोक क्राफ्ट है, उससे हम स्थानीय कहानियाँ और हस्तशिल्प से बच्चों को अब उनके कल्चर के बारे में अवेयर कर सकते हैं, राइट? तो हम ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। फिर आता है ट्रेडिशनल गेम्स, लोकल गेम्स। अब एनईपी में ट्रेडिशनल गेम्स, इंडिजीनियस गेम्स, इन सारी चीज़ों की बहुत सारी बात कही गई है, क्योंकि अब हम मॉडर्न इंडिया के साथ साथ हम मॉडर्नाइजेशन तो कर रहे हैं, बट हम अपने ही मूल तत्वों को भूल रहे हैं। तो हमें अपने मूल तत्वों से जुड़े रहने के लिए हमें अपने ही गेम्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम ट्रेडिशनल गेम्स को, लोकल गेम्स को, जिससे कि हम मैथ्स भी सीख सकते हैं, टीम वर्क भी सीख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सीख सकते हैं, है ना? जैसे लूडो खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे गेम हैं। मैंने कुछ दिनों पहले एक लिस्ट देखी हुई थी जो कि सीबीएसई से आई हुई थी। उसमें बहुत ही अनोखे नाम दिए हुए थे उन सारे इंडिजीनियस गेम्स को। तो उस गेम्स में सिटोलिया भी आता है, कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा। तो ये सारे गेम्स जो हैं उनको हम खेल सकते हैं, और इससे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, इवन मैथ्स, कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें, टीम वर्क, ये सब सीख सकते हैं। नेक्स्ट कम द फेस्टिवल्स एंड कस्टम्स। तो जो हमारे कल्चर में जो त्यौहार हैं, जो कस्टम है, जो सामाजिक अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हम सीख सकते हैं। अब हर एक कल्चर का, हर एक रीजन का अलग कल्चर होता है। सो हमारा जो देश है वो इतना कल्चर रिच है, ट्रेडिशन रिच है, कि हम उन सब चीज़ों को सबसे पहले तो अपने लोकल के बारे में जानें, उसके बाद उसको कंपेयर करें कि अच्छा हमारे यहाँ ऐसा होता है मगर वहाँ पे तो ऐसा होता है। सो इस तरीके से हम कॉन्ट्रास्ट स्टडी करने के बाद उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। अगला आता है प्रिपेयरिंग मटेरियल्स। अब हमें सामग्री तैयार कैसे करनी है। तो सबसे पहले स्टेप्स फॉर लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट मटेरियल, यानी कि कम लागत या बिना लागत
वाली शिक्षा सामग्री बनाने के जो स्टेप्स हैं, दोज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहला है आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें क्या पढ़ाना है, उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, और उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए हमें किस तरीके का सामग्री तैयार करना है जिससे हम इंक्लूसिविटी को भी प्रमोट कर सकें। फिर एसेस नीड्स, यानी कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसको बनाने के लिए, उसको हम देखें। फिर सर्वे मटेरियल्स, क्या क्या मटेरियल्स हमें चाहिए, क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या अरेंज करना है, या क्या क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं या बना सकते हैं। फिर डिज़ाइन एंड बिल्ड, या तो अगर जो मटेरियल्स अवेलेबल नहीं हैं उसको हम किस तरीके से रिसाइकिल करके बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। और टेस्ट इफेक्टिवनेस, यानी कि फाइनली उसको बनाने के बाद वो कितना इफेक्टिव है, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सही से बना है कि नहीं बना है। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं ये हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमें कोई भी सामग्री, कोई भी मटेरियल बनाना है। तो हम कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, बॉटल कैप यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिक तरीके का हम फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, टच एंड फील बच्चों को करा सकते हैं कि कुछ रफ है, कुछ स्मूथ है, इस तरीके से। फिर शेप्स को भी हम कई तरीके के शेप्स को भी इकट्ठा कर सकते हैं अपने सराउंडिंग से ही, वोकैबुलरी कार्ड बना सकते हैं। सॉर्टिंग की चीज़ें हम कलर के बेस पे या बच्चों से भी मंगवा सकते हैं और हम खुद भी अपने घर से ले आ सकते हैं। बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि बच्चे खुद अपना सामान लाएं ताकि उनको ओनरशिप मिले, वो खुद बनाएं ताकि उनको क्रिएटिविटी भी महसूस हो। और फिर जब हम देखें कि हमारा सामान बन गया है तो किस तरीके से ये हमारा प्रमोट करता है सस्टेनेबल टीचिंग की। बच्चों ने बनाया भी, या हमने बनाया, बच्चों ने किया और उसको सीखा। तो ये हमारी जो 5 स्टेप हैं, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव, assess needs, then survey material, design to build, and finally we are going to assess the effectiveness. So हमेशा हम जो TLM की बात करते हैं इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे ही खर्च करें। So यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप लो कॉस्ट या नो कॉस्ट मटेरियल भी बना सकते हैं। अगला आता है UDL, जो है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, विविध आवश्यकताएं, सार्वभौमिक डिज़ाइन फॉर लर्निंग, सभी के लिए समावेशी कक्षा, यानी कि ऐसी चीज़ें बनाओ जिससे कि हम इंक्लूसिव लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दें। सबसे पहला है रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंट कंटेंट, टेक्स्ट, ऑडियो, विजुअल, हैंड्स ऑन मटेरियल, किस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑडियो है कि टेक्स्ट है कि विजुअल है, क्या आप बच्चों के हाथ में हैंड्स ऑन मटेरियल दे रहे हैं कि वो करके सीखेंगे। फिर आता है एक्शन एंड एक्सप्रेशन, अब उसको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, वो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, लिख करके, बोल करके, मॉडल बना करके, डिजिटल मीडिया के थ्रू। और एंगेजमेंट कैसा है कि रियल वर्ल्ड का रेलेवेंस है, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टास्क है, किस तरीके का टास्क आप बच्चे को दे रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को इंगेज कर रहे हैं आप। ठीक है, सो दीज आर द 3 मेजर थिंग्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड, हमें ध्यान देना है एक UDL को तैयार करते समय। सबसे पहला है उसका रिप्रेजेंटेशन, कि किस तरीके, ये मैंने भी बता ही दिया है कि 3 जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं UDL के। पहला है प्रस्तुति, किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करते हैं। फिर है संलग्नता, यानी कि किस तरीके से आप बच्चे को एंगेज कर रहे हैं। फिर आता है एक्सप्रेशन, एंगेज करने के बाद वो किस तरीके से एंगेज हो रहे हैं, मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस है किस तरीके का है। फिर आता है लास्ट में एक्शन एंड एक्सप्रेशन, कि बच्चा किस तरीके से उसको अभिव्यक्त कर पा रहा है। लास्ट आता है अभिव्यक्ति, पहला है प्रस्तुति, फिर है एंगेजमेंट या संलग्नता, उसके बाद आता है अभिव्यक्ति। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम आएंगे पार्टनरशिप्स, यानी भागीदारी। हमने जो ये टॉपिक ही यही है ना कि आप किस तरीके से रिसोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, रिसोर्स क्या है, और हम किस तरीके से कम्युनिटी और फैमिली को भी इंक्लूड कर रहे हैं। मैं इस चीज़ के लिए सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि एक बच्चे की कहा जाता है ना कि सबसे पहला टीचर उसकी माँ होती है, यानी कि वो सबसे पहला अपनी माँ से सीखना शुरू करता है, फिर परिवार वालों से सीखना शुरू करता है, फिर वो सोसाइटी से सीखना शुरू करता है, तब वो स्कूल आता है। बच्चा बाद में स्कूल आ रहा है, पहले ही वो अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार से, अपने कम्युनिटी से सीख करके आ रहा है, राइट। तो इसलिए हमें पेरेंट्स और कम्युनिटी की भागीदारी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको किस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं, पहले हम पेरेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं, स्कूल में वर्कशॉप्स कर सकते हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं, पॉजिटिव पेरेंटिंग की टेक्निक्स हम उनको बता सकते हैं कि किस तरीके से बच्चा किस तरीके से घर का माहौल बच्चे पे असर करता है, और हम किस तरीके से एक पॉजिटिव लर्निंग
या पॉजिटिव पेरेंटिंग टेक्निक पेरेंट्स को बता सकते हैं, जिससे कि घर का वातावरण पॉजिटिव हो और बच्चे को एक सकारात्मक माहौल मिले ग्रो करने का। उसके बाद होता है होम लर्निंग, रीडिंग, काउंटिंग, स्टोरी टेलिंग। ये एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो पेरेंट्स खुद भी कर सकते हैं, जिससे बच्चे का पढ़ाई में रुझान बना रहे। स्पेशली प्राइमरी स्कूल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ें मिसिंग हैं। तो हम भले वो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, बट हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि कहानी किस्सा तो वो सुना ही सकते हैं अपने बच्चों को। फिर होता है स्कूल इवेंट्स। हम पेरेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं स्कूल में, फेस्टिवल्स में, मीटिंग्स में, क्लासरूम एक्टिविटीज़ में, ताकि पेरेंट्स इन्वॉल्व हों और जाने कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है और वो घर में उस चीज़ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो शिक्षण है, वो जो शिक्षा और शिक्षण की जो ये प्रोसेस है, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना, कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस। तो बच्चा अगर सीख रहा है, हर जगह से सीख रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आता है कम्युनिटी लिंक्स, पार्टनर विथ लाइब्रेरीज, हेल्थ सर्विसेज एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे तो स्लाइड में मैंने लाइब्रेरी, हेल्थ सर्विस और लोकल ऑर्गेनाइजेशन, इवन आपके बुक में भी यही मेनली मेंशन है। बट कम्युनिटी में मान लीजिए कोई बहुत बूढ़े से अंकल है, वो हमेशा कल्चर के बारे में बड़ा बढ़िया बताते हैं कि अरे हमारे ज़माने में तो हम ये त्यौहार ऐसे मनाया करते थे, हमारे टाइम पे तो शादियाँ ऐसी हुआ करती थी। क्योंकि समय के साथ साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। तो अगर मोहल्ले में कुछ ऐसे भी बूढ़े या बुज़ुर्ग हैं तो उनसे भी हम सीखते हैं। वो कहीं गए हुए थे मान लीजिए, तो वो वहाँ का अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग टू लर्न। सो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको एक डेफिनेट नाम दें, बट चीज़ें हम कम्युनिटी से बहुत सारी तरीक़ों से सीख सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फैमिली, कम्युनिटी, स्कूल सब मिल कर के एक बच्चे का अच्छा विकास कर सकते हैं। और जब स्कूल, परिवार और समुदाय मिलकर काम करता है तो हर बच्चा सफल होता है। इसलिए हमें समुदाय में भी यही मैसेज देना चाहिए कि हमें किसी भी बच्चों को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, है ना। हम कंपेयर करेंगे तो ये होगा कि अरे बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा होती है। तो वो चीज़ अगर घर से नहीं आ रही हो सकता कम्युनिटी से आ रही हो, तो वो ही एक कोलैबोरेशन है कि हमें कम्युनिटी भी पॉजिटिव रखनी है, घर का माहौल भी पॉजिटिव रखना है, तो ही और स्कूल का माहौल भी पॉजिटिव रखना है, ताकि बच्चे का एक अच्छा विकास हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेसन 4। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, मैंने ऑलरेडी 3 लेसन्स अपलोड कर दिए हैं, ये चौथा लेसन है। बाकी के 5 लेसन्स भी मैं बहुत ही जल्द आपके लिए अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। मुझे एक सजेशन एक टीचर ने दिया था कि आप अपने ये जो प्रेजेंटेशन है इसका थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा रखिए, ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आए, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और जेन्युइन भी लगा। सो वो मैंने इम्प्लीमेंट किया था। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे सुझाव हैं तो बिल्कुल आपके सुझाव मोस्ट वेलकम है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे पर्सनली अगर जानते हैं तो आप मुझे पर्सनली भी रेकमेंड कर सकते हैं। सो ऐसी वीडियोस के लिए और DLED के पूरे कोर्स के वीडियोस के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो सो दैट बहुत सारे टीचर्स इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।